and Service Tax, GST. What we learned yesterday was that government of India का main source to run this country is income tax. एक सेकंड, ये नो किस बात का था भाई? मैंने क्या ऐसा क्या पूछ लिया? अच्छा, अरे यार टेंशन मत करा करो, मैं आराम से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नीचे देखा नो नो, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। चलो, so we started with goods and service tax yesterday, and we talked about what are taxes. Taxes are the main source of revenue. आपने देखा इनकम टैक्स और जीएसटी मिला के ऑलमोस्ट, एंड इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टम्स मिला के ऑलमोस्ट 70% ऑफ मनी टू रन भारत कम्स फ्रॉम टैक्सेस। एंड हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इज द ओनली प्रोफेशनल that legislature has authorized to advise the public about taxation laws, whether it is income tax or it is GST. So do you think this degree can ever die down? Do you think this degree can ever fail? Specifically when this is the only degree. Exactly. तो कुछ लोग जब आपको बोलते हैं कि सीए पता नहीं करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, वारुकी जी नाम है उनका, उन्होंने पता नहीं क्या क्या बातें बोल दी। नहीं सुननी बेटा, अपनी सुनो, और अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट जो टीचर्स हैं या सीनियर्स हैं उनकी सुनो। नाउ वी लर्न लॉ कैसे बनता है, और मैंने सारे बच्चों को बोला कि मेरे कोई भी आपको चीज चाहिए, यू विल विजिट arvindtuliclasses.com, ना इधर पूछोगे ना उधर। गो टू द वेबसाइट, गो टू May 26 September 26, स्क्रॉल डाउन, सारे लिंक्स आपको वहां मिलेंगे। स्पेसिफिकली आपने वार्म अप बैच करना है May 26 का बाय द एंड ऑफ दिस वीक, अगला हफ्ता जो आ रहा है, तो मंडे ट्यूसडे तक कोशिश कीजिएगा खत्म हो जाए, संडे वाला दिन आपका छुट्टी है तो फिनिश इट देयर। नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट, जितना मैंने वहां कवर करवाया, मैंने यहां पर नॉर्मल बैच में भी आपको बताया, वहां थोड़ा और डिटेल में बताया हो। हमने कहा कि हमारा मेन बुक इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर्स को क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर्स को? पार्ट्स। और कॉन्स्टिट्यूशन के पैराग्राफ्स को क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूशन के एंड में जो लिस्टें लगी हैं उनको क्या बोलते हैं? शेड्यूल। एंड शेड्यूल 7 की लिस्ट 1 में सेंट्रल लेजिस्लेचर के पावर्स दिए हैं, और लिस्ट 2 में स्टेट लेजिस्लेचर के दिए हैं, और लिस्ट 3 को हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। लॉ बनाने का पावर कम्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर लिस्ट 1 में कोई ऐसा आइटम नहीं है जिसके ऊपर लेजिस्लेचर सेंट्रल को पावर दिया गया है, देन द सेंट्रल लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक अ लॉ फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट। स्टेट लेजिस्लेचर अपना लॉ बनाती है, सेंट्रल स्टेट और सेंटर दोनों के लिए बना सकते हैं, पर स्टेट सिर्फ स्टेट के लिए बना सकती है। देन वी टॉक्ड अबाउट वेयर डू वी फिट इन एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। हमारे को आईसीएआई का एक एक्ट है ऑफ पार्लियामेंट, देयर इज एन आईसीएआई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जिसके अंडर द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया वाज इनकॉर्पोरेटेड अंडर इन 1949। दिस इज बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज टेकन। तो आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, 1949 का बना हुआ। और इस इंस्टीट्यूट को सेंट्रल लेजिस्लेचर ने पावर दिया कि आप ये पूरे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बच्चे तैयार करेंगे, प्रोफेशनल्स बनाएंगे, उनको कंपनीज लॉ पढ़ाएंगे, टैक्सेशन लॉज पढ़ाएंगे, इनकम टैक्स पढ़ाएंगे, जीएसटी पढ़ाएंगे, खतरनाक सवाल पूछेंगे, ताकि जब तक वो पास करें वो एक्सपर्ट बन जाए और लोग उनसे एडवाइस लें और देश का भला हो, क्योंकि देश का चलाने का पूरा जिम्मेवारी चार्टर्ड अकाउंटेंट की नॉलेज और चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है। और इस बात को मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे बहुत सीरियसली लें। आप सिर्फ एक डिग्री नहीं ले रहे, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, और इस बात को समझ के चलना। तो हम ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ेंगे, हम कॉन्सेप्ट के डेप्थ में जाएंगे। हम एक एक कॉन्सेप्ट को बैराक से पढ़ेंगे, उसके एनालिसिस पढ़ेंगे, उसका समरी करेंगे, उसका इलस्ट्रेशन करेंगे, फिर उसका चार्ट करेंगे, और फिर पीवाईक्यूज करेंगे। यानी पूरी मेहनत करेंगे, लिटिल बाय लिटिल वी लर्न अ लॉट, लिटिल बाय लिटिल कॉन्सेप्ट क्लियर तो पेपर क्लियर, एंड लिटिल बाय लिटिल हम सब होंगे कामयाब। तो ये हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है। फिर हमने सीखा दो टाइप के टैक्सेस हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो है जो आप डायरेक्टली अपनी इनकम पे खुद पे करते हो, सो द पर्सन डिपॉजिटिंग द मनी एंड द पर्सन बेयरिंग द टैक्स आर द सेम। इनडायरेक्ट टैक्स होता है द पर्सन डिपॉजिटिंग द मनी
एंड द पर्सन बेयरिंग द टैक्स आर डिफरेंट। यानी जो लोग जिनकी जेब से टैक्स जा रहा है और जो जमा करा रहा है वो अलग पर्सन है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन इनडायरेक्ट टैक्स। फिर मैंने आपको एक दिमाग खोलो एक्सपेरिमेंट करा। मैंने कहा मैं अगर कल को सर्विस बेचता हूं या गुड्स बेचता हूं, तो क्या मुझे गवर्नमेंट के बिहाफ पे मेरे क्लाइंट से गवर्नमेंट का टैक्स लेना है और जमा कराना है? बेसिकली मैं गवर्नमेंट का एजेंट हो गया फॉर रिकवरिंग इनडायरेक्ट टैक्स फ्रॉम एवरीवन हु इज बाइंग एनीथिंग फ्रॉम मी, एंड whatever is my total income I will pay tax on it to the government। तो मैं दो काम कर रहा हूं, गवर्नमेंट को अपना टैक्स डायरेक्टली दे रहा हूं, और अगर कुछ सेल ऑफ गुड्स कर रहा हूं तो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे रहा हूं। ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट है। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर देखता है देश में खर्चा क्या क्या होने वाला है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू देखता है पैसा कहां से आएगा। और दो मेन बॉडीज है, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ये दोनों डिपार्टमेंट में डायरेक्ट टैक्स जाएगा सीबीडीटी के पास, इनडायरेक्ट टैक्स जाएगा सीबीआईसी के पास। तो क्या हमने ये बात पे तय करा था कि जीएसटी इज एन एक्सपेंडिचर बेस्ड टैक्स? डिड वी एग्री टू द फैक्ट दैट जीएसटी इज एन एक्सपेंडिचर बेस्ड टैक्स? राइट। देन वी लर्न कि तीन कमरे दिमाग के अंदर खोलने जरूरी हैं। एक लॉ का, जिसमें अकाउंट्स, लॉ और ऑडिट आएगा, और इस कमरे में तुली सर के सामने तुली सर 2.0 एंड तुली सर 1.0 दोनों के सामने 1.0 टैक्स पढ़ाता है इनकम वाला, 2.0 जो मैं हूं पढ़ाता हूं जीएसटी। और ना मुझे 1.0 की नॉलेज पता है और ना उसको मेरी नॉलेज पता है। वी आर सेपरेट रूम्स एंड सेपरेट एक्ट्स। तो जब 1.1 के कमरे में जाओगे तो आप जीएसटी की नॉलेज नहीं लेके जाओगे, और जब 2.0 के कमरे में आओगे तो आप 1.0 की नॉलेज लेके नहीं आओगे। दीज आर ऑल सेपरेट एक्ट्स। सो इज एवरी एक्ट अ कंप्लीटली सेपरेट वर्ल्ड। एक एक्ट का वर्ड, एक एक्ट का कॉन्सेप्ट दूसरी एक्ट में तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो यहां मैंने आपको समझाया, कंपनीज एक्ट में आपकी बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट, ये अकाउंट्स की सोच है। फिक्स्ड एसेट वो है जिसका बिजनेस नहीं कर रहे, जो बिजनेस के लिए यूज हो रहा है। स्टॉक एंड ट्रेड है जिसका बिजनेस कर रहे हो, और इन्वेस्टमेंट है जो बिजनेस के पैसे से खरीदा पर उसका ना बिजनेस करते हो ना वो अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो। तो ये अकाउंट्स की सोच है। पर इन्हीं सारे एसेट्स को इनकम टैक्स में डिवाइड करा गया इनटू डेप्रिसिएबल एंड नॉन डेप्रिसिएबल। यानी जिन एसेट्स की कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन मिलती है इनकम टैक्स में उनको डेप्रिसिएशन बोलता है, बाकी सारे एसेट्स नॉन डेप्रिसिएबल हो गए। अब ये बाइफर्केशन तो इनकम टैक्स वाला टीचर पढ़ाएगा, मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, वो तो 1.0 पढ़ाएगा। जीएसटी में हमने बात करी गुड्स एंड सर्विस, तो मैंने क्या बताया, एनीथिंग मूवेबल इज गुड्स। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या जीएसटी में गुड्स है? नो सर। तो इसका सरल भाषा ये हुई कि लैंड और बिल्डिंग की सेल पर जीएसटी चार्ज नहीं हो सकता क्योंकि वो गुड्स ही नहीं है। पर क्या सर अगर मैंने अपना ऑफिस का एसी बेचा है तो क्या वो गुड्स है? ये तो मेरा फिक्स्ड एसेट है, पर क्या जीएसटी में ये गुड्स है? जल्दी बताइए। यस, यस सर, मैंने गोल्ड खरीद के रखा हुआ था एज इन्वेस्टमेंट, अकाउंट्स में बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट में आता है। सर जब उसको बेचूंगा तो क्या वो गुड्स है? क्या मुझे भी जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा? यस। तो ये करा था हमने कल तक, और आप देखोगे हमने 8 मिनट में, विद इन 8 मिनट्स वी हैव रिवाइज वॉट एवर वी डिड यस्टरडे। एम आई राइट गाइस? अब कल तक पे अगर आपको कोई भी डाउट है, नाउ आई विल गिव यू 2 मिनट्स टू आस्क मी द डाउट। या कल का जो कॉन्सेप्ट हमने करा क्या वो क्लियर हो गया सबको? ये देखो मैंने अपलोड कर दिया। चार तो इसी बात पे कंफ्यूज है। चलो मैं उस पॉइंट को क्लियर कर देता हूं। मैंने कल बोला था कि बैलेंस शीट और पीएनएल जो आप बनाते हो क्या वो कंपनीज एक्ट में बनता है? आई टोल्ड यू दैट, है ना? ना एक बच्चा ने मेरे से पूछा कि सर आपने बोला कि कंपनी को प्रॉफिट पर इनकम टैक्स नहीं देना है। हाँ, मैंने ये बोला कंपनी को कंपनीज एक्ट में
जो पीएनएल बना उसके प्रॉफिट पर टैक्स नहीं देना है। पर क्या मैंने ये बोला कि कंपनी को टैक्स नहीं देना है? डिड आई से कंपनी को टैक्स नहीं देना है? ऐसा नहीं बोला मैंने। मैंने बोला कंपनी को कंपनीज एक्ट के पीएनएल के प्रॉफिट पर टैक्स नहीं देना है। तो क्या कंपनी को इनकम टैक्स में उसी डेटा से क्या एक अलग तरीके से टोटल इनकम निकालना पड़ेगा, और इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से टोटल इनकम निकलेगा जिस पर कंपनी टैक्स देगी। तो एक चीज बताइए, क्या आप कंपनी का जब ऑडिट करने जाओगे तो कंपनी की दो बातें करोगे? एक आरओसी की रिटर्न भरते समय नकुल सर कालरा सर को याद करोगे, और एक इनकम टैक्स की रिटर्न भरते समय तुली सर को याद करोगे। बोलो ये बात समझ में आ गई? चलो, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। कैन आई मूव ऑन फ्रॉम हियर नाउ? क्या अब हमें क्या अब हमें आगे? चलो, हो गया क्लियर। एक बार मेरे को इस सेशन का लिंक भेज देना पड़ेगा। बच्चे कई बोल रहे हैं सर सेशन का लिंक नहीं मिल रहा है। सी, आप लोग किसको फॉलो कर रहे हो? अगर आप योद्धा बैच फॉलो कर रहे हो तो मेरा नहीं दिखेगा। अगर आप संकल्प बैच फॉलो कर रहे हो तो मेरा दिखेगा। वरना आप लोग क्या कर सकते हो, यू कैन सिंपली फॉलो मी एंड माई कोर्स। तो मैं आपको कोर्स का लिंक ही भेज देता हूं, उसको आप एनरोल कर लो, एंड यू विल ऑल बी एबल टू रीच माई क्लासेस एवरी डे। ठीक है? तो ये मैंने आपको कोर्स का लिंक दे दिया है, उसमें एनरोल कर लो ताकि मेरे क्लासेस आपको दिखे जाएंगे। ठीक है? देखो व्हाट्सएप मैंने भेज दिया लिंक कोर्स का। ठीक है? मिक्स सब्जेक्ट होते हैं ना, तो आप अपने अपने सब्जेक्ट का एनरोल करो। आप योद्धा बैच पे या संकल्प बैच पे एनरोल मत करो। जो भी सब्जेक्ट जिस भी टीचर से आप ले रहे हो उस कोर्स पे जाके एनरोल करो, तो आपको सिर्फ उन्हीं टीचर्स के देखेंगे लेक्चर्स, बाकियों के नहीं दिखेंगे। ठीक है? तो मैंने आपको अपना जीएसटी का लिंक भेज दिया है। चलिए, मैं इनकम टैक्स का भी भेज देता हूं ताकि जिन लोगों ने इनकम टैक्स भी करना है, ताकि उनके पास इनकम टैक्स का भी लिंक हो जाए। ठीक है? और कोई भी बच्चा, और ये लिंक्स मैं ना अपने वेबसाइट पे भी अपडेट कर दूंगा। ठीक है? तो ये आ गया मेरा इनकम टैक्स का भी। चलो, इनको दोनों को एनरोल कर लो। ठीक है? नाउ तनिष्क बेटा, जो भी ग्रुप वगैरह का लिंक है वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। जिसको जो डाउट पूछना बेटा पूछ लो, पर मेरी बात मानो, अभी 3-4 दिन के बाद तेरे डाउट खत्म हो जाएंगे। ठीक है? नाउ वी नाउ कम टू जीएसटी बेसिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई वाज जीएसटी नीडेड? व्हाट इज वैल्यू एडेड टैक्स? व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट? एंड हाउ वाज जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड? दिस इज पार्ट ए ऑफ माय कोर्स। मैंने आपको बोला था मैं कैसे पढ़ाता हूं। डू आई टीच लेक्चर वाइज और डू आई टीच कॉन्सेप्ट वाइज? लेट मी सी इफ यू हैव बीन हियरिंग मी। डू आई टीच लेक्चर वाइज और डू आई टीच कॉन्सेप्ट वाइज? कॉन्सेप्ट वाइज। क्या एक कॉन्सेप्ट को एक से ज्यादा लेक्चर लग सकता है? राइट। और उस कॉन्सेप्ट के खत्म होने के बाद ये जो पार्ट ए है, मैंने क्या बोला, 7 to 8 लेक्चर्स। आज पहला लेक्चर करेंगे इसका, तो 7-8 दिन में क्या हमारा एक ओवरव्यू हो जाएगा ऑफ जीएसटी, और एक पूरा माइंड का मैप बन जाएगा। यानी हम पूरा एक बार जीएसटी खत्म करेंगे और फिर उसको शुरू करेंगे। एम आई राइट गाइस? नाउ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर देयर अंडर जीएसटी? व्हाई इज देयर अ जीएसटी काउंसिल? व्हाट इज जीएसटीएन? व्हाट आर लेजर्स अंडर जीएसटी? ये सारा ओवरव्यू में आएगा, जिसको मैंने बोला 7 से 8 लेक्चर लगेंगे। क्या सर इन सब पे सवाल आते हैं? देखो मेरे साथ ना एक चीज नहीं पूछनी है कि सवाल आते हैं या नहीं आते। कई बार कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सब कुछ समझना होता है ताकि सवाल तंग ना करें। हर चीज पेपर के एंगल से नहीं बात करते। सेकंड, क्या सर आईसीएआई ने अपने मॉड्यूल में ये दिया हुआ है? हाँ, आईसीएआई जो देगा मॉड्यूल में मैं सिर्फ वही पढ़ाऊंगा। तो आईसीएआई जो चीज कवर कर रहा है मैं सिर्फ वही बातें आपको पढ़ा रहा हूं। बहुत आगे फालतू की डिटेल नहीं दूंगा, हालांकि मेरे को लगता है कि कई चीजें आपको पता होनी जरूरी है। नो अर्लियर टैक्सेस एंड इश्यूज। सबसे पहले हमारे देश में जीएसटी कब आया था? 1/7/17 को आया। जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड
इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1/7/17। हमारे पास जीएसटी भी एक है आईजीएसटी, एक है सीजीएसटी और एक है एसजीएसटी। अपने को कुछ नहीं पता ये क्या है। इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड जीएसटी। यह है सेंट्रल जीएसटी और यह है स्टेट जीएसटी। अब ये आया और ये क्या कहता है इसको बाद में करेंगे। ये आया क्यों? भाई लॉ को बदलने के लिए इतना क्या जल्दी था और ये आया कैसे? तो आज का लेक्चर क्यों और कैसे पे निर्भर है। जीएसटी आने से पहले हमारे पास एक होता था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सब क्या सर हमें इनको नोट करना है? चलो फिर पूछ लेता हूं, डू वी नीड टू नोट दिस डाउन? नो सर। तो क्या सर आपके नोट्स में ये हमें मिलेगा? क्या ये आपके नोट्स में मिलेगा अपने को? तो सर फिर आप सीधा सीधा नोट से क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? आप बारी बारी टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो लिखने के लिए? जब आपने ये सारी बातें नोट्स में लिखी हुई हैं तो आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं नोट्स में लिखी लिखाई चीज पढ़ाता हूं ना तो वो दिमाग में कम बैठती है। एक बार मैं लिख के पढ़ाऊंगा, थोड़ी मेहनत मैं करूंगा, थोड़ी तुम करोगे, तो ज्यादा समझ में आएगी और उसके बाद हम एक बार नोट्स में पढ़ लेंगे तो दो दो बार हो जाएगा। व्हाट यू से? व्हाट यू से? ऑल एग्री विद मी? चलो, तो हमारे पास दो थे, एक था सेंट्रल एक्साइज और एक था स्टेट एक्साइज। स्टेट एक्साइज लगता था दारू पर, दारू पर प्लस नारकोटिक्स पर, चरस, गांजा, अफीम। अब हम लोगों का क्या है कि दिमाग ऐसे चलता है कि सर हाय सर ये तो गलत बातें होती है सर, ये कैसी सर, व्हाट आर यू सेइंग सर? नहीं नहीं सर, कैसी? बेटा इंसान की फितरत चीज को गलत बनाती है, भगवान ने गलत नहीं बनाई। चरस, गांजा, अफीम आर एक्चुअली यूज्ड इन सम मेडिसिन, एक्चुअली दे हैव मेडिसिनल वैल्यूज। तो प्रॉब्लम क्या है, हम लोग उसको नशे के लिए यूज करते हैं। लोग तो बेटा बूट पॉलिश को नशे के लिए यूज करते हैं, लोग तो पेट्रोल को नशे के लिए यूज करते हैं। तो क्या पेट्रोल और बूट पॉलिश भी गलत हो गया? नहीं बेटा। तो ये नारकोटिक्स एंड ड्रग्स आर यूज्ड इन मेडिसिन, तो इनके ऊपर स्टेट एक्साइज लगता था। फिर पेट्रोल पर, डीजल पर देर इज एविएशन टर्बाइन फ्यूल। मेरे साथ रोज के रोज जो जो मैं डेटा देता हूं उसको दिमाग में डालते जाओ। बाय द एंड ऑफ द फिफ्थ और द सिक्स्थ डे व्हेन वी रीड द नोट्स, तब तक अपने को सब कुछ आना चाहिए। मेरे को वादा करोगे, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनोगे? बोलो जरा। ये 2-3 दिन मैं थोड़ा तुम्हारे ऊपर ना फोकस करके रखूंगा। सब अंगूठे दिखाओ मुझे, मेरे को सबकी अटेंशन चाहिए। मेरी क्लास में, मेरी क्लास में एनर्जी चाहिए। यस, नाउ सो पेट्रोल, डीजल, एविएशन, एक होता है नेचुरल गैस और एक होता है क्रूड ऑयल। समझो, धरती से जब तेल निकलता है उसको क्रूड फॉर्म बोलते हैं। उसको थोड़ा प्योर करते हो तो डीजल आता है, थोड़ा और प्योर करते हो तो पेट्रोल आता है, बहुत प्योर करते हो तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल आता है जो हवाई जहाज में चलता है। पेट्रोल गाड़ी स्मूथ चलती है, डीजल गाड़ी थोड़ा सा खड़क के चलती थी, अब तो वो भी काफी ठीक कर दिया इन्होंने। सोचो, अगर हवाई जहाज के पेट्रोल में कचरा आ जाए और वो खड़कना शुरू कर दे तो वो तो आएगा नीचे, लोग जाएंगे ऊपर। इसलिए हवाई जहाज में सबसे प्योर फॉर्म ऑफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल नेचुरल गैस होती है, जो आपके सिलेंडर वगैरह में कुकिंग के लिए यूज होती है। तो स्टेट एक्साइज लगती थी दारू पर, नारकोटिक्स एंड ड्रग्स पर, पेट्रोल पर। सेंट्रल एक्साइज लगती है ऑन ऑल अदर, और ये लगती है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। अब दो वर्ड्स हैं बेटा, एक है मैन्युफैक्चरिंग और एक है प्रोडक्शन। फर्क क्या है? प्रोडक्शन कहना है से हमने पेट्रोल मैन्युफैक्चर करा है या हमने पेट्रोल प्रोड्यूस करा? प्रोड्यूस करा है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग इज बनाना, प्रोडक्शन इज निकालना धरती से। बात वही है, बेसिकली आप क्रिएट कर रहे हो। तो ये हो गए हमारे दो टैक्स जो किसको लगते थे? मैन्युफैक्चरर को।
अच्छा, ये स्टेट एक्साइज ड्यूटी किस स्टेट को मिलेगी? अगर मैंने पेट्रोल पंप अगर मैंने पेट्रोल पंप हरियाणा में खोला है, तो ये स्टेट एक्साइज ड्यूटी किसको दूंगा मैं? हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा गवर्नमेंट। लेकिन अगर मैंने हरियाणा में कारपेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल ली, तो ये एक्साइज ड्यूटी किसको दूंगा मैं? तो क्या हरियाणा के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में 2 दफ्तर होंगे, एक स्टेट एक्साइज का और एक सेंट्रल एक्साइज का? और क्या 2 अलग-अलग बैंक अकाउंट में पेमेंट होएगी, एक सेंटर के अकाउंट में और एक स्टेट के अकाउंट? ठीक। दूसरा हमारा टैक्स हुआ करता था बेटा, सेल ऑफ गुड्स। आप समझो, एक है मैन्युफैक्चरिंग करने का और एक है बेचने का। अब सेल ऑफ गुड्स भी 2 थे, एक था सेंट्रल सेल्स टैक्स और एक था स्टेट सेल्स टैक्स, जिसको हम वैट भी बोलते थे। इसका मतलब क्या हुआ सर? अगर आपने इंटर स्टेट बेचा है और अगर आपने इंट्रा स्टेट बेचा है, सर ये बताइए कि अगर मैं चंडीगढ़ में, चलिए चंडीगढ़ छोड़ते हैं, पंजाब में फैक्ट्री लगाए हुआ हूं और मैंने मैन्युफैक्चर करा और फिर बेचा, तो क्या सर मुझे मैन्युफैक्चर के समय एक्साइज ड्यूटी भी लगेगा और सेल के समय मुझे वैट भी लगेगा सर? यस। ठीक है सर। तो ये बताइए सर, ये जो मैंने बेचा, पंजाब से मैंने दिल्ली सामान बेचा है, तो मुझे कौन सा टैक्स लगाना था? पंजाब से दिल्ली बेचा है, कौन सा टैक्स लगाना था? सीएसटी। और ये पैसा मुझे कहां जमा कराना है? पंजाब में सेंट्रल सेल्स टैक्स का एक और दफ्तर होगा, यानी 4 दफ्तर हो गए, एक्साइज के 2 और सेल्स टैक्स के 2। अगर मैंने पंजाब के अंदर किसी को बेचा, तो क्या मैं उस भाई से स्टेट टैक्स लेके पंजाब गवर्नमेंट को दूंगा? राइट। और उसको क्या बोलते थे? वैट। देन बच्चों, वी हैड द थर्ड मेजर टैक्स कॉल्ड सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स एक ही था, सेंट्रल टैक्स था। मतलब सर आप हरियाणा में बैठ के कोई भी सर्विस बेचो, और सर्विस को थोड़ा सा विस्तार में देखिए जरा। सीए भी सर्विस देता है, लॉयर भी देता है, टीचर भी देता है, डॉक्टर भी देता है, एयरटेल भी देता है सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन भी सर्विस है। अरे सर्विस तो बहुत वाइड टर्म हो गया बेटा, सब हॉस्पिटल भी सर्विस दे रहा है, बाल कटवाने जाते हो वो भी सर्विस दे रहा है। तो सर्विस टैक्स किस पे लगता है? सेल ऑफ सर्विस पे। मैं पंजाब में सर्विस बेचूं, पंजाब से हरियाणा में बेचूं, या पंजाब से पंजाब में बेचूं, हरियाणा में बेचूं, हरियाणा से दिल्ली बेचूं, क्या हर स्टेट में जो भी बंदा सर्विस बेच रहा है, वेदर इंट्रा और इंटर, क्या उसको सर्विस टैक्स लेना पड़ता था कस्टमर से? और डिपार्टमेंट एक और आ गया, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट, और वहां जमा कराना पड़ता है। क्लियर है बात सबको? देन देर वर अदर स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस, जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स। पिक्चर देखने जाओ, पिक्चर की टिकट पे लोकल सेल्स टैक्स के साथ साथ एंटरटेनमेंट टैक्स भी लगता था भाई। लैंड एंड बिल्डिंग अगर आप सेल करते हो, तो एक टैक्स लगता है स्टैंप ड्यूटी, जिसको आप ट्रांसफर फीस है लैंड बेचने के लिए। जब मेरे को लैंड बेचना है, तो मेरे नाम से प्रॉपर्टी हटा के बायर के नाम पे चढ़ेगी, एस्टेट ऑफिस तहसीलदार के दफ्तर में जाना पड़ता है, किताब में सेलर का नाम हटा के बायर का नाम ऐड करना पड़ता है, और गवर्नमेंट को एक फीस देनी पड़ती है, ऑलमोस्ट 8 to 10%। उसको बोला जाता है स्टैंप ड्यूटी। तो क्या सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग पे ऑलरेडी एक टैक्स लग रहा है, तो क्या उस पर जीएसटी भी लगाएंगे हम? अरे बताइए, क्या उस पर जीएसटी भी लगाएंगे? नहीं लगाएंगे सर, नहीं लगाएंगे। इस वजह से मैंने आपको कल बताया था, गुड्स की डेफिनेशन में लैंड और बिल्डिंग नहीं आते हैं। तो क्या आज हमें पता चल गया
कि गुड्स की डेफिनेशन में लैंड और बिल्डिंग क्यों नहीं आते हैं। ठीक, फिर बच्चों आप जब शेयर्स बेचते हो तो एक टैक्स लगता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो जब हम गुड्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, वहां लिखा है गुड्स आर एवरीथिंग मूवेबल अदर देन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। समझे मेरी बात, क्या लिखा है गुड्स की डेफिनेशन में? गुड्स आर मूवेबल अदर देन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। तो जल्दी से बताइए, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को क्या जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा सर। क्यों नहीं लगेगा सर? क्योंकि उस पर ऑलरेडी एक टैक्स लग रहा है। समझ गए मेरी बात? अब क्या ये इतनी बड़ी खिचड़ी है जिसमें आप देखो, अगर एक बेचारा भाई क्या करता है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लैंप्स, और साथ में इंटीरियर डिजाइनिंग भी कर रहा है, ठीक है ना? अब उसने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग, उसकी सेलिंग प्राइस आ रही है लेट से 50 लाख रुपए की। अब इस पे उसको सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी देना है। कौन सा? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। मैं रेट ऑफ टैक्स 10% ले रहा हूं। तो क्या बेटा, 5 लाख रुपया उसको अपने सेलिंग प्राइस में ऐड करना है, क्योंकि ये जाना है सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट। किसको जाना बेटा? सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट। तो ये हो गया सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट। तो ये जो हमारे भाई साहब हैं मिस्टर एक्स, क्या अपने कस्टमर से, जिसको ये बेच रहे हैं, बहुत सारे कस्टमर्स होंगे, उनसे ये 5 लाख रुपया कलेक्ट करेंगे और यहां पर 5 लाख रुपया डिपॉजिट करेंगे टू द डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज। अब इन्होंने 55 लाख के गुड्स जो हुए, उनमें से लेट से 50% विद इन द स्टेट बेचे और 50% लेट से इंटर स्टेट बेचे। तो जरा करो, 55 लाख का 50% कितना हो गया? 27,50,000। 27,50,000। अब जब इन्होंने सेल करे बेटा, सेल करे, तो क्या इसके ऊपर वैट लगेगा और इसके ऊपर सीएसटी लगेगा? रेट में अभी सबके 10% ले रहा हूं, तो ये हो गया 2,75,000 और ये हो गया 2,75,000। यानी इसका जो सामान है कितने का बिक रहा है बेटा? 30,25,000। 30,25,000 का। ये पैसा इसको कौन दे रहा है? ये पैसा इसको कौन दे रहा है? ये सारे लोग दे रहे हैं, कस्टमर दे रहे हैं। अब ये बताओ, क्या वैट इज अ टैक्स ऑन टैक्स? इज देयर अ टैक्स ऑन टैक्स? इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। क्या इससे नजायज बेचारे पे स्ट्रेस हो रहा है? क्या इससे नजायज कस्टमर के जेब से एक्स्ट्रा टैक्स जा रहा है? जा रहा है ना? और इस बेचारे को क्या करना पड़ रहा है? इस बेचारे को अब 2 और डिपार्टमेंट के पास जाना है, एक वैट डिपार्टमेंट और एक सीएसटी डिपार्टमेंट। इनको देना है 2,75,000 और इसको भी देना है 2,75,000। क्या ये इस बेचारे को आपने फालतू की स्ट्रेस दी हुई है? क्योंकि ये पैसा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये भी पैसा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये पैसा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो क्या बेटा इनके चक्कर में मर हम रहे हैं? क्या मर हम रहे हैं इनके चक्कर में? ओके, इज एवरीवन क्लियर विद दिस? तो मुझे बताओ, व्हाट वाज द प्रॉब्लम? व्हाई डिड वी नीड अ जीएसटी? अब सपोज करो, अगर ये सारे टैक्सेस हट जाएं, अगर ये सारे टैक्सेस हट जाएं, अच्छा एक तो रह गया, अभी तो रुक जाओ, इंटीरियर डिजाइनिंग करी उसने और उसके पैसे लिए उसने 10 लाख रुपए। क्या बेटा इसके ऊपर, क्या बेटा इसके ऊपर 1 लाख रुपया सर्विस टैक्स चार्ज होगा, यानी 11 लाख रुपए की सर्विस होगी। और क्या ये 1 लाख रुपया अब कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा? सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट।
तो बच्चे ये बताओ, ये बिजनेस वाला बिजनेस करेगा या गवर्नमेंट के बिहाफ पे लोगों से पैसे लेके ले भाई तेरा, ये ले तेरा, ये ले तेरा, और हर डिपार्टमेंट वाला आके तो तहकीकात करेगा तूने मेरा टैक्स सही निकाला या नहीं निकाला। एक्साइज वाले अलग आएंगे, वैट वाले अलग आएंगे, सीएसटी वाले अलग आएंगे, सर्विस टैक्स वाले अलग आएंगे, और वो इंस्पेक्टर जब आते हैं चाय पानी लेके जाते हैं, तो क्या बेटा मैं बिजनेस करूं या इन्हीं को संभालूं? बोलो, समझ में आ रही मेरी बात? सो इफ आई वर टू आस्क यू व्हाई डिड वी गेट जीएसटी, please tell me in one or two lines what were the problems that led to the advent of GST। बिना रट्टा मारो, मुझे रट्टा नहीं चाहिए। पहली प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम, दो या तीन प्रॉब्लम्स बताओ सारे लिख के कि एक तो कैस्केडिंग इफेक्ट है, बिल्कुल सही जवाब। टू सिंप्लीफाई द टैक्स, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। टू रिमूव कॉम्प्लिकेटेड टैक्स, टू मेनी टैक्सेस, अवॉइड डबल टैक्सेशन, टाइम कंज्यूमिंग, वेरी नाइस। देखो, अब तुमने जो बातें बताई, अब हम नोट्स खोल लेते हैं। आप सबके पास नोट्स हैं मेरे? क्या सबके पास नोट्स हैं मेरे? तो अगर हम नोट्स पे जाएंगे, अगर नहीं भी है डजेंट मैटर, पहली वाली फाइल मैंने गूगल ड्राइव में डाली हुई है। द फर्स्ट चैप्टर पार्ट ए इज देयर इन गूगल ड्राइव। तो अगर आपके पास नोट्स अभी आ रहे हैं, ट्रांजिट में है, आइकॉनिक वालों को मिले नहीं है, तो डोंट वरी, आप वो पहली फाइल डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके आ जाना, ठीक है? पहला चैप्टर, तब तक आपके नोट्स आ जाने चाहिए। सो मैंने यहां लिखा वाई वॉज जीएसटी नीडेड, वी आर ऑन पेज नंबर 5। जिन जिन के पास नोट्स हैं प्लीज ओपन पेज नंबर 5, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया सेंट्रल टैक्सेस क्या थे, स्टेट टैक्सेस क्या थे। देखो यही वाले बताए, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, स्टेट एक्साइज ड्यूटी एंड अदर लोकल टैक्सेस, यही बताया आपको। अर्लियर टैक्सेस बिफोर जीएसटी। अच्छा, अब आपको अगर मैं पूछता हूं कि भाई सेंट्रल टैक्सेस कौन से थे, तो क्या आपको रट्टा मार के बताना है मुझे, या शायद बिना इसको पढ़े आप मेरे को बता सकते हैं? तनिष बेटा, कौन से बैक पेज में उल्टा था? है, कौन सा बैक पेज में उल्टा था? तेरे को क्या लग रहा है कौन सा बैक पेज में उल्टा था? आई वॉन्ट टू नो, क्या बोल रहे हो आप? बैक पेज में उल्टा था, क्या उल्टा था? मैंने इंटर में बैठ बोला? अच्छा चलो आओ देखते हैं। ये क्या लिखा बेटा? फिर और कहाँ लिखा? यहाँ इंटर है, सीएसटी लगाया, विद इन है, वैट लगाया, क्या गलत करा? विद इन का क्या मतलब होता है? तो बिफोर यू रेज अ पॉइंट, फर्स्ट थिंक एंड सी। अगर मेरी गलती होगी जरूर होगी, पर यहां तो है नहीं, है ना? स्टेट के अंदर मतलब इंट्रा, स्टेट के बाहर मतलब इंटर, ठीक है? चलो अब चलें आगे। अब मुझे बताओ इन द नोट्स, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे हैं, जब हम पढ़ेंगे तो क्या वही बात जो मैंने वहां लिखी यहां पर थोड़ा आपको क्लियरली मिल गया, ताकि आपको ये फोमो ना हो कि सर ने बता दिया अब पता नहीं कहां मिलेगा। फोमो नहीं होना चाहिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो का तो मतलब पता होगा तुम लोगों को, नहीं होगा, ठीक है? फिर वाई वॉज जीएसटी नीडेड, मल्टीपल एक्ट, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाज नॉट देयर एंड कैस्केडिंग इफेक्ट। क्या ये तीन बातें आपको समझ में आ गई? भाई जीएसटी क्यों लाया गया? ओके, अब आते हैं समथिंग कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट पे और इनकंसिस्टेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये क्या होगा इसको समझते हैं। सो लेट अस गो बैक वेर एवर वी वर एंड वी विल कम बैक। तो हमने पहले समझा अर्लियर टैक्सेस क्यों लाए, ये हमने कर लिया। एक इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात कल करेंगे, उसका पूरा लेक्चर कल रखेंगे, आज उसको हाथ लगाया तो लंबा हो जाएगा, ठीक है? और कैसे लाया गया, चलो अब कैसे पे आते हैं। अभी रेडी?
क्यों हो गया सबका? मैं एक एक पॉइंट ध्यान से कर रहा हूं, क्यों हो गया, अब कैसे लाया गया ये चेक करते हैं। अब देखो, 2 मिनट दो मेरे को, लेट मी ओपन। अभी तक किसी को कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? देखो, आई एम आस्किंग यू बारी बारी, हफ्ते बाद तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। नहीं हो रहा है, ये देखो। अब ये जो सोच है ये चेंज करने की, भाई हमें इंडिया का कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर चेंज करना चाहिए, ये 2003 में आई थी। वाजपेयी जी वॉज द प्राइम मिनिस्टर देन, और उन्होंने क्या किया, हमारे देश में इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, इसको चेंज कैसे करना है? तो गवर्नमेंट एक कमेटी बैठाती, गवर्नमेंट कहती है आप जाइए दुनिया भर में देखिए भाई उन लोगों ने क्या सोल्यूशन निकाला है। तो उस कमेटी के चेयरमैन थे मिस्टर विजय केलकर, ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है। इन्होंने टीम बनाई, पूरे धरती पे गए, सब जगह देखा कि उन लोगों ने इस खिचड़ी को ठीक कैसे करा था, और वापस आके उन्होंने गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट दी कि भाई हमारे को लग रहा है कि आपको एक यूनिफाइड जीएसटी लाना चाहिए, एंड दे रेकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स विच विल बी वन एक्ट इंस्टेड ऑफ सो मेनी। कहते हैं एक्साइज हटा दो, सर्विस टैक्स हटा दो, सब कुछ हटा दो, और एक टैक्स ले आओ। ठीक है, समझ में आ गई? और ये रिपोर्ट कब आई है? 2004 में। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आई होगी, कोई मुझे बता सकता है? ये रिपोर्ट तो आ गई, भाई एक टैक्स ला दो, क्या प्रॉब्लम आएगी? कोई मुझे बताएगा प्रॉब्लम क्या आई होगी? अगर पूरे देश में एक टैक्स आ गया तो कस्टमर तो बहुत खुश होगा, बिजनेस वाला भी खुश होगा, दुखी कौन होगा? स्टेट्स। अब वो एक टैक्स किसको मिलेगा? अभी के लिए आप इमेजिन करो, हर स्टेट के बीच में, आई वॉन्ट यू टू क्लोज योर आइज एंड इमेजिन, हर स्टेट में पेट्रोल बिक रहा है, हर स्टेट में ये आपके दारू बिक रही है, हर स्टेट में ये बिक रहे हैं, ये सारा पैसा किसको जा रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। जो सेल ऑफ गुड्स हो रहे हैं विद इन द स्टेट, किसको जा रहा है? स्टेट गवर्नमेंट को। सेंट्रल एक्साइज जा रही है सेंटर को, सेल्स टैक्स जा रहा है, सर्विस टैक्स जा रहा है सेंटर को, पर ये छोटे छोटे टैक्सेस हैं। ऑक्ट्रॉय, जिसको चुंगी भी बोला जाता था, एंटरटेनमेंट टैक्स, फलाना टैक्स, सब किसको जा रहे हैं? स्टेट को। अगर एक टैक्स आ जाएगा तो क्या स्टेट गवर्नमेंट को घबराहट हो जाएगी कि भाई हम स्टेट कैसे चलाएंगे? राइट। तो उसी चक्कर में क्या हुआ कि भाई ये डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि किस स्टेट को कितना मिलेगा, विच मीन्स द सेंटर एंड द स्टेट नाउ नीड्स टू सिट एंड डिसाइड, भाई अगर एक टैक्स होगा तो इसको स्टेट्स में बांटेंगे कैसे। तो ये सिलसिला शुरू हुआ 2006 में। चिदम्बरम जी वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर, कहते हैं कि हम 1 अप्रैल 2010 तक ये डिसीजन ले लेंगे, स्टेट्स के साथ बातें कर लेंगे, सब खत्म हो जाएगा, 4 साल दीजिए और हम 2010 में जीएसटी ले आएंगे। पर उस समय मोदी जी ने, जब प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर बने, मोदी जी ने अपोज करा, कहते रुक जाओ मित्रों, हम लाएंगे जीएसटी, तुम्हें क्या पता, अभी 4 साल बाद हम आएंगे, फिर जाएंगे नहीं हम। अभी 2009 है, 2014 में आ जाएंगे हम, तुम्हें पता नहीं है। अब 2014 में एनडीए गवर्नमेंट आ गई। अब एनडीए गवर्नमेंट जब आई तो मोदी जी ने क्या किया, देखो, मोदी जी ने स्टेट्स को कन्विंस करा। मैंने प्री क्लास जो सितंबर 26 का है उसमें ये बताया था, पर आपको लगाने का जरूरत नहीं है, वो सारी बातें डिटेल में यहां करा रहा हूं। बस वहां थोड़ा 2 लेक्चर में कराया था एंजॉय कर करके, यहां पर मैं पूरा डिटेल में करा रहा हूं, थोड़ा सा नौटंकी कम कर रहा हूं, और कोई बड़ा, ठीक है? ठीक है, क्लियर है सबको बात? So you just have to attend the May 26 pre-class, not the September 26. ठीक है? Now, मोदी जी कहते हैं हम क्या करेंगे, हम जो विद इन द स्टेट सेल होगी, विद इन द स्टेट, विद इन को क्या बोलते हैं, इंटर या इंट्रा? जल्दी बता दो। इंट्रा। चाहे आप गुड्स बेचोगे, चाहे आप सर्विस बेचोगे, एक काम करते हैं, आधा हमारा आधा तुम्हारा, हर स्टेट को बोल रहे हैं, हमारे देश में जितनी स्टेट्स हैं उनको बोले जाएंगे, भाई पंजाब में, अगर पंजाब में बंदा पंजाब में बेचता है तो 2 टैक्स लगाएगा, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी, एंड द नॉर्मल रेट इज 9%, 9%, और ये हो गया 18%। यानी गवर्नमेंट कहती है कि अगर कोई बंदा, चलिए,
तीन स्टेट ले लेते हैं। एक है महाराष्ट्र, एक है पंजाब और एक है राजस्थान। ठीक है जी। आप यहां पर कोई है भाई पंजाब से? कौन है जल्दी, पंजाब वाला हाथ उठाए जल्दी से। कुशल। तो चलिए कुशल को ले लेते हैं पंजाब में। ओके, राजस्थान से कोई है? इज देयर एनीबडी फ्रॉम राजस्थान? जिसका पहले आएगा सरस्वती। चलिए, सरस्वती इज इन राजस्थान। चलिए, अब कहां से आएगा? महाराष्ट्र से कोई है? शुभम। चलिए, शुभम इज फ्रॉम महाराष्ट्र। अच्छा, अब ये बता शुभम, अगर तूने महाराष्ट्र में सेल करी, बहुत सारे कस्टमर्स को सेल करी, महाराष्ट्र के अंदर सेल करी, और सपोज तेरी टोटल सेल 20 लाख रुपए की है, तो तूने कस्टमर से कौन सा टैक्स लिया होगा? एक तो लिया होगा सीजीएसटी, राष्ट्र के निर्माण में। ओहो हो, ये तो आगे बढ़ गया, इसको अभी रोक के रखना है, वीडियो आगे चलता जा रहा है। राष्ट्र का निर्माण होना शुरू हो गया, इधर आइए। क्या एक तुम्हें आवाज आ रही थी? वैसे तुम्हें आवाज आ रही थी? यस, अच्छा। ये आ गया एसजीएसटी 180। तो क्या 23,60,000 का ये सेल करेगा, और ये दो टैक्स जो हैं क्या ये कस्टमर से लेगा? अब ये बताओ, ये भी तो तीन खाते हो गए। अब इसके पास भी तीन खाते आ गए। कौन से तीन खाते आ गए? एक खाता आ गया सीजीएसटी का, एक खाता आ गया एसजीएसटी का, और एक खाता आ गया आईजीएसटी का। तो क्या इसको तीन अलग अलग डिपार्टमेंट से डील करना पड़ेगा? नहीं, डिपार्टमेंट एक है। डिपार्टमेंट इज वन। तो क्या सर तीन अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे? नहीं, सब कुछ ऑनलाइन है, सिंप्लीफाई कर दिए हैं, बट सब कुछ ऑनलाइन है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। आपको कहीं नहीं जाना है, अपनी फैक्ट्री से बाहर कदम नहीं रखना है, सारा बताएंगे बातें। पर अभी समझो, क्या एक ही बार कंप्यूटर में लॉगिन करेंगे और बता देंगे भी 1,80,000 मेरा सीजीएसटी के खाते में डाल दो और 1,80,000 यहां डाल दो, तो आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा जिसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के खाते बने होंगे, उसमें आप डाल दो भी 180 यहां, 180 यहां, टोटल आ जाएगा आपका 360। आप 360 पे करोगे अपने बैंक अकाउंट से, वो ऑटोमेटिकली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में चला जाएगा। मतलब आपको दो अलग जगह नहीं जाना है, आपको एक ही फॉर्म भरना है। बोलो, समझ में आ गई बात? फिर मोदी जी ने कहा कि जब हम इंटर स्टेट बेचेंगे, जैसे शुभम ने सरस्वती को 1 लाख रुपए के गुड्स बेचे, और शुभम ने कुशल को भी 2 लाख के गुड्स बेचे। अब ये बताओ, जब कुशल ने सरस्वती को, सॉरी शुभम ने सरस्वती को बेचा या कुशल को बेचा, कौन सा टैक्स चार्ज करेगा बेटा? आईजीएसटी। कितना? 18,000, 36,000। और यहां जाके कितना हो जाएगा? 54,000। ठीक होगी बात? और गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि पूरे मंथली डिपॉजिट होता है, ये मंथली। यानी जो भी आपने सेल 1 अप्रैल 25 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में करी है, आपको लॉगिन करना है और उधर एक फॉर्म खोलना है, बोला इस महीने आईजीएसटी इतना, इस महीने सीजीएसटी इतना, इस महीने एसजीएसटी इतना, और रिटर्न को फाइल कर दो। सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है, पर सोच समझो पहले, अभी हम सोच पे हैं, प्रोसीजर पे बाद में चलेंगे। चलिए, क्या आपको आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी समझ में आ गया? क्या बोले मोदी जी? ओके, अब ये बताइए, स्टेट गवर्नमेंट सुन रही है, कह रहे हैं मोदी जी हमारे को पहले तो देखो दारू पर सारा एक्साइज मिलता है और सारा टैक्स मिलता है स्टेट के अंदर वाला सारा, अब आप 50% मांग रहे हैं हमसे। तो मोदी जी आप तो बड़े शातिर हैं, आपने पूरा देश चलाना है, पर हमें भी तो स्टेट चलानी है। आप कह रहे हैं कि इसका जो हमारे पास पहले पूरा 100% आ रहा है उसका भी 50 आपको दे दें, इसका भी 50 आपको दे दें, एंड जो ये है ये आप ही के पास है, आप ही पूरा रख रहे हैं। वाह रे वाह,
वाह रे वाह। तो मोदी जी कहते हैं सुनिए, सोच छोटी नहीं रखनी चाहिए, सॉरी छोट सोच बड़ी कीजिए। आप अपने एंगल से देख रहे हैं, नजरिए की बात है ना। कहते हैं ये भी तो मेरे पास आपकी स्टेट में कोई भी कुछ भी मैन्युफैक्चर करता है, सारा सेंटर के पास आता था, इसका भी तो 50% दे रहे हैं आपको। ये जो सर्विस टैक्स था, सारा हमारे पास आता था, आपकी स्टेट में जो भी सर्विस देता था, 1 रुपया नहीं दे रहे थे आपको, अब आपको 50% मिल रहा है। थोड़ा सोचिए तो सही। तो आप बताइए, क्या आप अगर स्टेट के सीएम हैं, तो आपको मोदी जी की बात में दम लगा थोड़ा? क्या हाँ यार, हाँ यार, ये तो सही है, ठीक है। तो मोदी जी का आपको पता है कन्विंसिंग पावर अच्छा है, तो मोदी जी ने स्टेट्स को मनाने की शुरुआत करी। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को बहुत ही आशंका थी। आशंका समझते हो? अप्रीहेंशन था, डर था कि भाई इतना सिस्टम जो पिछले 50-60 साल से हम लगे हुए हैं, अब सडनली बदल जाएगा, तो हमारी स्टेट्स को ऐसा ना हो कि कहीं नुकसान हो जाए। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी 3 शर्तें रखी। क्या रखी बेटा? शर्तें। शर्त नंबर 1, कहते हैं दारू का टैक्स नहीं देंगे। दारू का टैक्स नहीं देंगे, ये तो हमारे पास जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। मोदी जी कहते हैं अरे ऐसा क्यों? कहते हैं नहीं, सारे चीफ मिनिस्टर जितनी स्टेट्स हैं सब इकट्ठे हो गए, कहते हैं दारू सबसे ज्यादा बिकती है भाई। जब किसी को खुशी होती है वो दारू पीता है, जब गम होता है दारू पीता है, पार्टी होगी तो दारू पिएगा, दिल टूट गया तो दारू पिएगा। तो दारू तो बिकती बिकती है भाई, हमारे को उसका टैक्स चाहिए। तो मोदी जी कहते हैं चलिए मान लिया आपकी बात, दारू को गुड्स मतलब जीएसटी नहीं लगाएंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट कहती है ऐसा नहीं मोदी जी, कल को आप मुकर गए तो क्या करेंगे? तो मोदी जी कहते हैं बताइए क्या करें? कहते हैं संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जाके एक आर्टिकल डालिए और उस आर्टिकल में लिख दीजिए कि दारू कभी भी जीएसटी के दायरे में नहीं आएगी। मोदी जी कहते हैं ओके डन। और बोलिए, कहते हैं दूसरी बात, ये है ना, ये दोनों, इन पे भी नहीं देंगे आपको, ये भी हमारे पास रहेगा। मोदी जी कहते हैं सुनिए, मैं उंगली पकड़ा रहा हूं, तुम गले तक पहुंच रहे हो, ऐसा ना चलेगा। अब मेरी भी सुनिए। मोदी जी कहते हैं ये नारकोटिक्स एंड ड्रग्स और पेट्रोल तो जीएसटी में आएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट कहती है नहीं। पर मोदी जी कहते हैं सुनिए, मैंने एक बात सुन ली, बारी बारी नहीं सुनेंगे। फैसला क्या हुआ? नारकोटिक्स एंड ड्रग्स तो जीएसटी के दायरे में इमीडिएटली आ गया, पर हम 5, इसको आज के बाद हम क्या बोलेंगे? हम 5, इन पांचों चीजों को क्या बोलेंगे? पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, हम 5। इस पे फैसला क्या हुआ कि आज नहीं आएगा, आज नहीं आएगा, हम 5 आज नहीं आएगा, पर आगे जाके फ्यूचर में ये गुड्स और इस पे जीएसटी लगेगा। जब तक हम सारे मिलकर फ्यूचर में इकट्ठे मिलकर डिसाइड नहीं कर लेते कि भाई अब हम 5 को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, तब तक जो पुराना चल रहा था वो ही चलेगा। यानी अगर मैं बात करूं अल्कोहल पे, क्या आज भी स्टेट एक्साइज लगेगा? क्या अल्कोहल पे बच्चों आज भी स्टेट एक्साइज लगेगा? क्या अल्कोहल को बेचने पे इंटरस्टेट आज भी सीएसटी लगेगा? इंटरस्टेट आज भी वैट लगेगा? क्या अल्कोहल वैसे ही चल रहा है? सिमिलरली हम 5 पे, अगर हम 5 को, ये पेट्रोल डीजल है, अच्छा यहां पर मैंने एक छोटा सा गलती करा। ये जो है पेट्रोल डीजल एटीएफ, ये यहां आता था, मतलब इस पे सेंट्रल एक्साइज लगता था, सेंट्रल एक्साइज, ये स्टेट एक्साइज थे, ठीक है। तो ये हम 5 पे क्या लगता था? सेंट्रल एक्साइज। एक्साइज सेंट्रल लगता था, पर सेल पर इंट्रा स्टेट पे वैट लगता था और इंटर स्टेट पे सीएसटी लगता था। दोबारा से क्या बोला मैंने? हम 5 पे क्या लगता था पहले? सेंट्रल एक्साइज, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि वो अभी भी वैसे ही चलेगा, मतलब प्रोडक्शन पे सेंट्रल एक्साइज लगेगा, सेल पे विद इन द स्टेट होगा तो वैट लगेगा, इंटर स्टेट होगा तो सीएसटी लगेगा। यानी हम 5 ऐसे ही चलेगा। तो 2 बातें और हो गई, दारू तो फॉरएवर ऐसे ही चलेगा, हम 5 कुछ सालों के लिए ऐसे चलेगा। अब आई तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात। कहते हैं मोदी जी आज जो हम एक्ट ला रहे हैं, ये जो सीजीएसटी एक्ट है, एसजीएस सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, क्या ये सारी एक्ट्स आएंगी, अलग अलग रूल्स बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे।
तो क्या सर एसजीएसटी एक्ट हर स्टेट के स्टेट लेजिस्लेचर अलग अलग पास करेंगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बिल्कुल करेंगे। तो क्या हमारे देश में एक एसजीएसटी एक्ट है, या महाराष्ट्र जीएसटी अलग है, पंजाब जीएसटी अलग है, राजस्थान जीएसटी अलग है, उत्तर प्रदेश जीएसटी अलग है? क्या सारी एक्ट अलग अलग ला रही है? शिवा कहता है सर क्या पुराने टैक्सेस हमें पेपर में आएंगे? चलो पहले तो ये बताओ शिवा बेटा, क्या ये तेरा सवाल मैंने इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आंसर कर दिया था? ये देखो हंस रहे हैं बच्चे। नो नहीं बोलना निशान, अभी आया पेपर में। पिछले अटेम्प्ट में 5 नंबर का सवाल आया, व्हाट वर द कॉजेज दैट लेड टू द एडवेंट ऑफ जीएसटी? तुम्हें क्या लगता है मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं? हाँ, ये फ्री में निकलता है मुंह से। हाँ, अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूं तो क्या उसका रेलेवेंस तो होगा ना, या वैसे ही पढ़ा रहा हूं मैं? ये बातें समझने के बगैर क्या तुम्हें जीएसटी समझ में आ सकता है? सच सच बता दो जितने लोग आए यहां पर। नहीं आ सकता ना। और अगर पेपर में 5 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर द कॉजेज दैट लेड टू द एडवेंट ऑफ जीएसटी एंड व्हाट वर द टैक्सेस बिफोर जीएसटी, तो क्या तुम्हें रट्टा मार के लिखने की जरूरत है, या इसको समझ लेंगे कल तक हो जाएगा तो लिख दोगे बस? ठीक है। तो आज के बाद शक मत करो यार, विश्वास करो, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं, बहुत बच्चे रैंक लाए, बहुत बच्चों की एग्जामेशन आती है, और मुझे रैंक होल्डर से ज्यादा पता क्या बात पसंद है? मेरा एवरेज बच्चा भी मुझे 60 के आसपास लाके देता है इन अ इजी पेपर या इजी चेकिंग। इन अ डिफिकल्ट पेपर मेरे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स 40 से 60 के बीच में आएंगे। ये पेपर में 40 लाना बहुत मुश्किल है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तुम्हें लगता है 40 तो आ ही जाते होंगे? यहां इस पेपर में 40 लाना इज अ डिफिकल्ट टास्क, बट वी आर नॉट इवन एमिंग फॉर 40, वी आर एमिंग फॉर 70। हमारा एम कितने का है? 70 का है। नहीं शिवा बच्चे, माफ नहीं। देखो, पहले 3-4 दिन आई एम श्योर यू एग्री विद मी, सेटिंग में टाइम लगता है। कोई नई गाड़ी भी लो ना, उस पर भी हाथ जमने में टाइम लगता है। तो नए टीचर के पास आयो, थोड़ा मेरे तरीके से घुल मिल जाओगे तो बड़े मजे में पढ़ाई होगी, हंसी खेलते, वी बिकम अ पार्ट ऑफ द फैमिली। यस, यू एग्री विद मी? तुम्हारा फोकस होना चाहिए। सॉरी, हाँ लैग आ गया था। आपका फोकस होना चाहिए ऑन लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग रादर देन वेदर वी शुड डू दिस नॉट। क्या होता है, मेरे को सोच से प्रॉब्लम हो जाती है। अगर बच्चा उस चीज को जो मैं इतनी मेहनत करके प्यार से समझा रहा हूं उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो क्या मेरी भी एफर्ट वेस्ट होगी और तुम्हारा भी पेपर गायब हो जाएगा? हाँ या ना? यस। क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि पूरे विश्वास के साथ जो मैं पढ़ा रहा हूं, और ट्रस्ट में तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तुम्हारे टाइम से ज्यादा मेरा टाइम कीमती है भाई, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूं उसको एब्जॉर्ब करो, ये विश्वास रखोगे तो हम पास हो जाएंगे। ठीक है, चलो आओ इधर। हम क्या बात कर रहे थे? तीसरी बात। अब मोदी जी कहते हैं, अच्छा चलो एक बात थी, क्या हर स्टेट का अलग एक्ट पास होगा? क्या हर स्टेट का अलग एक्ट पास होगा? जल्दी से। यस। तो क्या हमारे देश में एक एसजीएसटी एक्ट है, या हर स्टेट का अलग है? अलग है। तो भाई फिर तो खिचड़ी डबल हो जाएगी। अरे सोचो, अगर हर स्टेट अपना एसजीएसटी एक्ट अलग अलग पास कर दे तो हो लिया काम भाई। तो मोदी जी ने बोला ऐसा नहीं होगा। मोदी जी ने बोला एक्ट तो एक लिखेंगे, बाकी कट कॉपी पेस्ट है, सेम रहेगा हर स्टेट में। एसजीएसटी एक्ट विल बी सेम वर्डिंग एज पर द सीजीएसटी एक्ट। आईजीएसटी एक्ट भी सेम होगा, सिर्फ इंटर स्टेट के लिए थोड़े से अलग प्रोविजन ऐड होंगे, इंटर स्टेट के लिए थोड़े अलग होंगे, बाकी सब से बेसिकली एक जीएसटी एक्ट है। पर क्योंकि लीगल फ्रेमवर्क ऐसा है कि स्टेट में लगाने के लिए स्टेट का एक्ट होना चाहिए, इसलिए हम एक्ट पास कर रहे हैं, पर वो अलग नहीं है। सीजीएसटी एक्ट ही होगा जो सारी जगह चलेगा। बोलो क्लियर होगी बात? बोलो क्लियर होगी बात? तो क्या स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट में महाराष्ट्र में अलग लॉ, पंजाब में अलग लॉ, कर्नाटका में अलग लॉ होगा? नहीं सर, नहीं सर।
लॉ सेम होगा पर एक्ट अलग होगा। मतलब टेक्निकली एक्ट, किताब अलग छपेगी, कर्नाटका जीएसटी अलग होगी, महाराष्ट्र जीएसटी अलग होगी, पर उसके अंदर जो मटेरियल होगा वो सेम होगा जो सीजीएसटी का है। क्लियर है सबको बात? अब मोदी जी और स्टेट्स ने कहा कि फ्यूचर में जब चेंजेस आएंगे जीएसटी के, वो कैसे करेंगे। आज तो हम लोग मिल बांट के कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या होगा। तो एक सोच निकली, एक बनाएंगे जीएसटी काउंसिल। क्या बनाएंगे बेटा? जीएसटी काउंसिल। इसमें सेंटर प्लस स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो एक बनेगी जीएसटी काउंसिल की सोच आई, और जीएसटी काउंसिल में क्या होगा, टोटल 33 मेंबर्स होंगे। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्यों? अरे क्यों सर बोलो भाई, क्यों सर बोलो। अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहली बात, कितनी स्टेट्स हैं इंडिया में? हाउ मेनी स्टेट्स डू वी हैव? हाँ सर प्लीज बताएं, हाउ मेनी स्टेट्स डू वी हैव? 28। एंड वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी को गवर्न कौन करता है बेटा? यूनियन टेरिटरी को कौन गवर्न करता है? साहिल बेटा, 29 थी पहले, अब नहीं है, सेंटर करती है। क्या यूनियन टेरिटरी में गवर्नर साहब होते हैं? क्या स्टेट में सीएम साहब होते हैं? और सेंटर में पीएम साहब होते हैं, यही होते हैं ना? क्या स्टेट में फाइनेंस मिनिस्टर अलग होता है, स्टेट में रेलवे मिनिस्टर अलग होता है? क्या स्टेट, रेलवे नहीं, स्टेट में फाइनेंस मिनिस्टर अलग होगा? बिल्कुल। अब ये समझ के चलो, हमारे देश में अब एक कॉन्सेप्ट है यूनियन टेरिटरीज का, और हमारे पास आज की डेट में 5 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिनमें सबसे सुंदर ऑब्वियसली चंडीगढ़ है, एक लद्दाख भी है, लक्षद्वीप भी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, और एक दादरा नगर हवेली, दमन एंड दियो एक बन गई है। सो दीज आर 5 union territories, plus we have 3 union territories which have own legislature, यानी इनका सीएम होगा with limited powers, limited powers. Okay, hello Poonam, I am also from Chandigarh now. So दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर की इलेक्शंस होती हैं। दिल्ली में चीफ मिनिस्टर है, पौंडीचेरी में चीफ मिनिस्टर है, जम्मू एंड कश्मीर में चीफ मिनिस्टर है, पर चंडीगढ़ में कोई चीफ मिनिस्टर नहीं, चंडीगढ़ में गवर्नर साहब। पर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के पास पुलिस का पावर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के पास है, पर दिल्ली में पुलिस का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है। सोचो, मोदी जी निकले दिल्ली में और चीफ मिनिस्टर ने पुलिस डाल के उनको रोक लिया, तो हो लिया हमारा काम। तो वी हैव समथिंग कॉल्ड सेमी स्टेट्स। इनको क्या बोला जाता है? सेमी स्टेट्स। है ये यूनियन टेरिटरी एज पर डेफिनेशन, आई रिपीट अगेन, है ये यूनियन टेरिटरी एज पर डेफिनेशन, पर ट्रीट करा जाता है एज अ स्टेट फॉर जीएसटी। तो जीएसटी में इनको स्टेट माना जाएगा। और वी हैव 31 एसजीएसटी एक्ट, वी हैव 1 सीजीएसटी एक्ट, वी हैव 1 आईजीएसटी एक्ट। अब सवाल ये आया, अब सोच के बोलना, यहां पर जब हम चले थे, कहां गए वो हमारे दोस्त, कहां गए, कहां ये रहे, शुभम ने ये लिखा तो हमने एसजीएसटी है, क्या ये महाराष्ट्र जीएसटी है? क्या ये पैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाएगा? सिमिलरली, सरस्वती ने अगर राजस्थान में बेचा, तो क्या वो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी तो चार्ज करेगी, पर क्या ये राजस्थान जीएसटी है? सिमिलरली, कुशल ने पंजाब में सेल करी, तो क्या ये सीजीएसटी तो है, पर क्या ये पंजाब जीएसटी है? तो बेटा, पंजाब में जो सेल हो रही है, आधा पैसा पंजाब को मिल रहा है, आधा सेंटर। सेंटर को हर स्टेट की सेल का आधा मिल रहा है, सुन रहे हो? सेंटर को हर स्टेट की सेल का आधा मिल रहा है, पर हर स्टेट को अपने वहां पर आधा आधा ही मिल रहा है। क्लियर होगी बात सबको? ये इज एवरीवन क्लियर विद दिस? वेरी नाइस। नाउ सर, अब ये जो आपने एक और एक्ट निकाली हुई है, यूटीजीएसटी एक्ट, अब मैं चंडीगढ़ में बेचता हूं, आधा तो सीजीएसटी है, आधा किस स्टेट को देंगे? चंडीगढ़ में अगर मैं बेच रहा हूं, तो आधा किस स्टेट को देंगे बेटा, बता दे जरा। तो एक और एक्ट निकाल दिया, यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी सर, ये किसको जाएगा?
ये किसको जाएगा? ना, सेंटर को जाएगा बे, यूटी को जाएगा। सेंटर को जाएगा पर आएगा यूटी के लिए, आएगा यूटी के लिए पर जाएगा तो सेंटर को। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 3 टैक्स घूम रहे हैं, सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, हर स्टेट के पास अपना एक-एक टैक्स है। समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ रहे हो ना मेरी बात? ओके। तो मैं चंडीगढ़ के अंदर सेल करता हूं तो मेरे को कौन से 2 टैक्स लगेंगे? जल्दी जल्दी फटाफट, चंडीगढ़ के अंदर सेल कर रहा हूं, कौन से 2 टैक्स लग रहे हैं? राइट। मैं दिल्ली के अंदर सेल कर रहा हूं तो कौन से 2 टैक्स लग रहे हैं? मैं दिल्ली के अंदर सेल कर रहा हूं तो कौन से 2 टैक्स लग रहे हैं? हाँ, पर आज के बाद एसजीएसटी स्टेट का नाम लेके बोलोगे मेरे को। एसजीएसटी एक नहीं है, हर स्टेट में अलग है, तो जल्दी से बताओ। डीजीएसटी, बिल्कुल सही। पर क्या बिल पे डीजीएसटी लिखा होगा या एसजीएसटी लिखा होगा? एसजीएसटी लिखा होगा क्योंकि दिल्ली में सेल का दिल्ली को ही मिलेगा, अभी बताऊंगा कैसे। बिल्कुल सही। ओके, पंजाब में सेल कर रहे हो तो कौन सा टैक्स लगेगा? वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी नाइसली डन। सबको बात समझ में आ गई? सबको बात समझ में आ गई? नाउ मेरे होनहार बालक और बालिकाओं, आया सबसे इंपॉर्टेंट। स्टेट गवर्नमेंट्स ने कहा कि फ्यूचर में लॉस हो गया तो क्या होगा? तो मोदी जी ने बोला एक काम कीजिए, आप हर स्टेट अपना अपना 2017 का टैक्स कलेक्शन बता दीजिए, हम नोट कर लेते हैं किताब में। 5 साल बाद जीएसटी लगाने के बाद देखेंगे आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। अगर लॉस हुआ तो हम वादा करते हैं हम आपको कॉम्पनसेट करेंगे। अब मोदी जी की शातिर दिमाग दीजिए, स्टेट्स को तो वादा कर दिया, साथ इन्होंने एक जीएसटी में लगा दिया कॉम्पनसेशन सेस। कॉम्पनसेशन सेस, और बोला जाता है सिन गुड्स, लग्जरी कार्स, लग्जरी कार्स पे हो गया, ऐसे बड़े बड़ी गाड़ियों पे हो गया। इन एडिशन टू जीएसटी एक कॉम्पनसेशन सेस ऐड होगा जिसका कलेक्शन अलग से होगा, और ये इकट्ठा होता रहेगा और 5 साल बाद होगा। 5 साल 22 में खत्म हो गया, आपको याद होगा 2022 में खत्म हो गया। पर अभी तक इस कॉम्पनसेशन सेस को डिवाइड नहीं करा गया है, अभी तक स्टेट्स का डेटा ही नहीं मिला है कि किसको लॉस हुआ किसको प्रॉफिट हुआ। और वैसे भी हर स्टेट में आज की डेट में बीजेपी गवर्नमेंट ही है तो स्टेट्स लड़ेंगी नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स 90% ऑफ द स्टेट्स आर द बीजेपी गवर्नमेंट, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है। तो अभी तक ये कॉम्पनसेशन सेस डिवाइड नहीं हुआ। बोलो समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो क्या हमारे पास एक और एक्ट आ गया है विच इज जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट एक्ट। तो जल्दी से बताओ कितने कितने जीएसटी एक्ट हैं इस देश में? तुम खिचड़ी देखो, सिंप्लीफाई हो रहा है ये। कितने जीएसटी एक्ट? ना ना, 4 नहीं है कृष्णा बेटा, 31 प्लस 1 32 33 34 35, सो देर आर 35 एक्ट्स इन इंडिया। बट क्या इन सब एक्ट्स में एक ही बात लिखी है? हमने ये वाला एक्ट पढ़ना है, बेसिकली हमने कौन सा एक्ट पढ़ना है? सीजीएसटी एक्ट। क्या सारे एसजीएसटी एक्ट सेम होंगे? यस सर। क्या यूटीजीएसटी एक्ट भी सेम होगा? यस सर। सिर्फ इसमें और इसमें हल्का सा फर्क होगा, पर आपके इंटर के सिलेबस में यही है बस। इंटर में आपका सीजीएसटी एक्ट है और आईजीएसटी के सिर्फ 2 सेक्शन है। तो हमारे सिलेबस में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज ये बात क्लियर हुई है हमारे सिलेबस में क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? सर, ये क्या बातें आपने नोट्स में लिखी हैं? देखो मैं तुम्हें क्या करता हूं, नोट्स में दिखाता जाता हूं, ये देखो यहां जाके ये सारे चार्ट्स मिल रहे हैं आपको, ये सारा कुछ मिल रहा है, पर नोट्स मैं 3 दिन बाद पढ़ाऊंगा, आज नहीं, ताकि एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। ये बात आई थिंक एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दैट, राइट? है ना? हाँ, तो आप लोग 2 दिन तक नोट्स की तैयारी कर लो, उसके बाद हम ये सारी बातें, तो क्या ये सर ये सारी बातें रिपीट होंगी? अरे बता दो, क्या ये सारी बातें रिपीट होंगी? तो तुम तो बोर हो जाओगे बारी बारी सुन के। हाँ, तो क्या तुम बोर हो जाओगे सारी बातें बारी बारी सुन के? नहीं होगे। तो क्या बारी बारी रेपिटेशन से मेमोरी में बैठ जाता है, परफेक्ट हो जाता है? तो डज रेपिटेशन लीड टू बोर्डम और डज रेपिटेशन लीड टू परफेक्शन?
एक्सेलेंट, तो मेरे साथ हो तुम लोग, वेरी नाइस। तो क्या बेटा 4 वादे हुए, दारू का टैक्स स्टेट के पास रहेगा, हम 5 आज नहीं आएगा, फ्यूचर में आएगा, जीएसटी काउंसिल बनेगी जिसमें मिलकर डिसीजन लेंगे स्टेट और सेंटर के, और एक कॉम्पनसेशन सेस होगा। और अब क्या हमें ये सारी बातों का डिसीजन तो हो गया, अब लीगली अगर मेरे को इसको इंप्लीमेंट करना है तो क्या मुझे अब कॉन्स्टिट्यूशन बदलना पड़ेगा? बताइए, क्या अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन बदलना पड़ेगा? बिल्कुल, क्योंकि संविधान लिखने वालों ने ये इमेजिन ही नहीं करा था कि एक ट्रांजैक्शन पे आधा स्टेट लेगी, आधा सेंटर लेगी, व्हिच मींस द पावर टू लेवी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑन वन ट्रांजैक्शन हैज टू बी एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आईजीएसटी पावर हैज टू बी एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जीएसटी काउंसिल बनाने का पावर हैज टू बी एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हम 5 में से, सॉरी, अल्कोहल को कभी भी जीएसटी में नहीं लाएंगे, हैज टू बी एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे अमेंड नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए पहले एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में जाता है, जिसको लोकसभा पास करेगी, राज्यसभा पास करेगी, फिर स्टेट्स में जाएगा और 50% ऑफ द स्टेट्स पास करेंगी, फिर प्रेसिडेंट साहब साइन करेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगी। उसके बाद सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट सेंट्रल लेजिस्लेचर पास करेगा और हर स्टेट में जाके एसजीएसटी एक्ट पास करेगा। तो मुझे बताओ बेटा, क्या ये बहुत सिंपल कार्य है? हाँ, या लफड़ा होने वाला? अभी लफड़ा होने वाला है। तो अब हुआ क्या, देखो, कहानी देख रहे हैं। मोदी जी ने स्टेट्स को तो मना लिया, मान गए, पर स्टेट्स को मनाने में टाइम लगा। क्योंकि होता क्या है, उस जमाने में 2014 में, इफ यू गो बैक, लफड़ा मतलब प्रॉब्लम, लफड़ा मतलब प्रॉब्लम। अब क्या होगा, उस जमाने में अमेंडमेंट बिल लोकसभा में डाल दिया गया, पर उस जमाने में स्टेट्स में कांग्रेस गवर्नमेंट थी। लोकसभा ने तो पास कर दिया क्योंकि बीजेपी की मेजोरिटी थी, पर राज्यसभा में कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, तो वो नहीं माने कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करेंगे। उस जमाने में कभी वापस जाओ तो वहां पर आपको याद होगा, मोदी जी ने राहुल जी से, सोनिया जी से चाय पे चर्चा की बात करी कि प्लीज मान जाइए, देश को जरूरत है। पर धीरे धीरे क्या हुआ, 2015 तक पहुंचते पहुंचते स्टेट इलेक्शंस हुई और बीजेपी स्टेट्स जीतना शुरू कर गई। अब कांग्रेस को भी समझ में आ गई कि भाई ये तो पास हो ही जाएगा, वो भी मान गए। 50% स्टेट्स ने भी पास कर दिया, और उसके बाद जाके हमारा जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया, प्रेसिडेंट साहब ने साइन कर दिया 2016 में। ओके, प्लीज टेल मी, क्या यहां तक सबको क्लियर है? अच्छा, अभी क्या पास हुआ है? अभी क्या पास हुआ है? अभी सीजीएसटी एक्ट पास हुआ है या अमेंडमेंट पास हुई है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होके क्या वो एक्ट बन जाएगा? क्या अब वो एक्ट बन जाएगा? तो वी गेट द 101st अमेंडमेंट एक्ट। अब इसके बाद पार्लियामेंट में क्या क्या पास होगा? अब सीजीएसटी एक्ट पास होगा, सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, ठीक है। अब ये सारा कुछ करने के बाद हमारे पास 1 जून से आ गया, पर जेएनके ने पास नहीं करा। रिमेंबर एट दैट टाइम देयर वाज आर्टिकल 370। जो भी अमेंडमेंट, जो भी एक्ट दिल्ली में पास होता था, जेएनके के पास पावर था कि वो उसको वीटो कर सके या एक्सेप्ट कर सके। जेएनके की काउंसिल, बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370, हैड द वीटो पावर। तो जेएनके ने एक्चुअली 1 जुलाई को नहीं पास करा, पर 8 जुलाई को जेएनके ने भी पास कर दिया। उस समय आर्टिकल 370 था, आज नहीं है, आज नहीं है। तो क्या बेटा ये जीएसटी पूरे इंडिया में जेएनके में भी लागू है? जल्दी से बता दो, इज इट एप्लीकेबल इन द एंटायर कंट्री टुडे? यस। ओके, अब मैं आपको सुनाऊंगा मोदी जी की उस जमाने की स्पीच, सुनोगे? कुछ ऐसे पल आते हैं जिस पल पर
हम किसी नए मोड़ पर जाते हैं, नए मुकाम की ओर पहुंचने का प्रयास करते हैं। आज इस मध्यरात्रि के समय हम सब मिलकर के देश का आगे का मार्ग सुनिश्चित करने जा रहे हैं। 2 मिनट की है, आराम से सुनो। 14 अगस्त 1947 रात को 12 बजे देश की स्वतंत्रता की उस पवित्र महान घटना, ये स्थान उनका साक्ष्य है। जीएसटी ये टीम इंडिया का क्या परिणाम हो सकता है, ये टीम इंडिया के कर्तृत्व शक्ति का, सामर्थ्य का परिचायक है। ये जीएसटी काउंसिल केंद्र और राज्य ने मिलकर के उन व्यवस्थाओं को विकसित किया जिसमें गरीबों के लिए जो पहले उपलब्ध सेवाएं थी, उन सारी सेवाओं को बरकरार रखा है। दल कोई भी हो, सरकार कहीं की भी हो, गरीबों के प्रति संवेदनशीलता इस जीएसटी के साथ जुड़े हुए सब लोगों ने समान रूप से उसकी चिंता की। अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रखर वैज्ञानिक, उन्होंने एक बार बड़ी मजेदार बात कही थी। उन्होंने कहा था, दुनिया में अगर कोई चीज समझना सबसे ज्यादा मुश्किल है तो वो है इनकम टैक्स। वो है, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा। मैं सोच रहा था अगर वो यहां होते तो पता नहीं ये सारे टैक्स देख करके क्या कहते। 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र के 7 टैक्स, राज्यों के 8 टैक्स और हर चीजों के अलग अलग टैक्स का हिसाब लगाएं, 500 प्रकार के टैक्स कहीं न कहीं अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आज उन सब से मुक्ति पाकर के अब गंगानगर से लेकर के ईटानगर तक, लेह से लेकर के लक्षद्वीप तक, वन नेशन वन टैक्स, ये सपना हमारा साकार होके रहेगा। right? So my dear children, have we now understood why and how? क्या कल से अब हम करेंगे क्या? तो क्या आज का लेक्चर तुम्हारी समझ में आ गया? आई होप यू ऑल एंजॉयड द लेक्चर। हाँ, मस्त। चलो, सी यू गाइस, बाय बाय।